हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस अगेन हमें पता है कि माइटोसिस क्या है, एक सेल डिवीजन है, ठीक। अब एक अगर सवाल पूछूं कि माइटोसिस को माइटोसिस क्यों कहते हैं, आपका कोई नाम है, आपका नाम है, वो किसी ने रखा होगा, इस वजह से आपको उस नाम से बुलाते हैं। सो माइटोसिस को माइटोसिस क्यों कहते होंगे? माइटोसिस बेसिकली एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, ग्रीक जबान का वर्ड है, और ये एक्चुअल में जो वर्ड है ना वो है माइटोस, और इसका मतलब होता है थ्रेड लाइन, ठीक। अब देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन वगैरह कर रहे होते हैं। सो एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक सेल था, उस सेल को वो ऑब्जर्व करते, उसको स्टडी कर रहे थे, एक सेल जो कि डिवीजन के लिए रेडी हो रहा था। उस सेल पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसमें एक थ्रेड, इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब वो उसको थ्रेड तो नहीं कहते, तो वो अपनी जबान में इसको माइटोस कहते हैं, तो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को नाम दे दिया माइटोसिस का, ठीक है। सो ये क्लियर हुआ। अब देखो माइटोसिस एक सेल डिवीजन है, इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड होता है और टूटकर दो नए सेल बनते हैं, ठीक है, दो नए सेल बनते हैं। लेकिन अगर इस सेल के अंदर क्रोमोसोम जितने भी है, 2 है, 10 है, 12 है, जितने भी, लेट्स सपोज इसमें 10 क्रोमोसोम है, तो जो दो नए सेल्स बनेंगे उन दोनों में 10 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक। अब ये कंफ्यूजन होती है कि इसके पास तो खुद ही 10 है, तो ये कैसे दोनों को 10 दे सकता है? ये हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसमें किस तरह से दोनों को 10 डिवाइड किए दिए। माइटोसिस उस सेल डिवीजन को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, यानी कि पेरेंट सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है डॉटर सेल में उतने ही होंगे, ठीक। सो माइटोसिस की डेफिनेशन पे आ जाओ, डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जल्दी से लिखे हरिया। It is a type of cell division in which parent cell divide. It is a type of cell division in which parent cell divides into two daughter cell. It is a type of cell division in which parent cell divide into two daughter cell in a way that the number of chromosome in remains same as in the parent cell. तो क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, ठीक है, रिमेन सेम एज इन सेल। अच्छा, ये जो पहला सेल है जो कि टूटता है, ठीक है, इस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल। एक सेल जो डिवाइड हुआ, नए दो सेल बने, ये जो नए दो सेल बने इनको हम कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। जो पहले से मौजूद था वो पेरेंट सेल, जो जिससे डिवाइड होकर दो नए सेल बने वो डॉटर सेल है। माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसमें होता क्या है, इन विच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल, जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में, इन अ वे दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल। तो क्रोमोसोम जो है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, ठीक है। वो सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम पेरेंट सेल और डॉटर सेल में सेम हो, उस सेल डिवीजन को माइटोसिस कहते हैं। सो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब माइटोसिस के भी कुछ स्टेजेस हैं, ठीक है, माइटोसिस की कुछ स्टेजेस हैं, हम उसके स्टेजेस के ऊपर बात करते हैं। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की मेन जो है दो स्टेजेस है, और भी फर्दर छोटी छोटी स्टेजेस है, बट मेन दो स्टेज है। पहली स्टेज को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और सेकंड को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस कहते हैं डिवीजन को। तो कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियस की डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा होता है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन होती है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस में। क्लियर हुआ। तो दो स्टेजेस हैं। अब इसमें न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है और साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड होता है। लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है,
ये एक सेल है, इसमें न्यूक्लियस हमने ड्रॉ किया। ये न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता, मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया। तो ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियस की डिवीजन कैसे होती होगी, ऐसे होती होगी, दो में डिवाइड हो जाते होंगे, ऐसे तो नहीं होती होगी ना। न्यूक्लियस की डिवीजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ मौजूद है वो जो है इक्वली डिवाइड होता है दो हिस्सों में, और फिर न्यूक्लियस दो बन जाते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट होती है उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है, यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट होती है। इसी को हम अभी पूरा इसके सारे स्टेजेस को भी पढ़ने वाले हैं कि कैरियोकाइनेसिस पहली स्टेज होती है, पहले हम इसको पढ़ेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस पे जाएंगे। ठीक, सो कैरियोकाइनेसिस की अगर बात करें ना, तो कैरियोकाइनेसिस की भी फर्दर 4 स्टेजेस है। स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस, इसकी फर्दर 4 स्टेजेस है। ठीक है, और स्टॉप राइटिंग जो लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी आपको लिखने के लिए। ठीक है, अभी नहीं रुके। कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, पहली स्टेज को कहते हैं प्रोफेज, सेकंड है बेटा फेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टीलोफेज। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो, PNAT करके भी याद कर सकते हो। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेजेस होती है। इससे गुजरकर एक न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक, सो कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज को कहते हैं प्रोफेज। ठीक, अगर इसमें हम एक सेल लें, इसको अगर हम इस तरह से समझें, ओके, ये एक सेल है। इन सारी स्टेजेस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोफेज है। अगर आपको प्रोफेज समझ आ गया ना, तो बाकी के जो 3 स्टेजेस है उसको समझना आसान है, वो मुश्किल नहीं होगी। ठीक, सो इसको सही तरीके से समझ लो। प्रोफेज में क्या होता है, ये एक सेल है, ठीक, और ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है। हमने इसको नाम दिया, यहाँ पर क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म। ठीक, और ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की ये वाली पार्ट क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक, इसके बाद न्यूक्लियस में एक ये डार्क सेल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक, इसके बाद इस जगह पर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंट्रियोल। अब इधर पहले स्टेज में होता क्या है, हमने पढ़ा था सेल डिवीजन से पहले एक स्टेज आती है जिसमें सेल खुद को प्रिपेयर करता है, उस स्टेज को क्या कहते हैं, इंटरफेस। ठीक, इंटरफेस में क्या होता है, सेल डिवाइड तो नहीं होता लेकिन डिवीजन के लिए खुद को प्रिपेयर करता है। यहाँ पर जो क्रोमेटिन है ना, ठीक, ये क्या करते हैं, ये तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बारीक से धागे। आपको ये ज्यादा सही से नजर आ रहे हैं या ये सही से नजर आएगा, ये इस तरह से जब ये कॉइल्ड होता है, कंडेंस हो जाएगा, उस तरह से करके नजर आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये क्रोमेटिन अपने आप को कॉइल्ड करते हैं, कंडेंस करते हैं। ठीक, और ये बनते हैं इस तरह से, क्रोमेटिन थे ना पहले, ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन जाएंगे। ठीक, ये क्रोमोसोम इस तरह से बन जाएंगे। इसके सेंटर में जो पार्ट है, इसको मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं, इसके सेंटर में पार्ट है सेंट्रोमियर, ये सेंटर वाला पार्ट है, इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम क्या करेंगे, इस तरह से खुद को क्रोमेटिन खुद को कॉइल करेंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे। ह्यूमन के सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, हम 46 को तो नहीं करेंगे, हम जस्ट 4 क्रोमोसोम बनाएंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पर हमने पढ़ा कि ये जो है क्रोमोसोम, क्रोमेटिन खुद को क्या करते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होते हैं सबसे पहला। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गए। अच्छा, इंटरफेस में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। सो उसकी प्रिपरेशन क्या होती है, जितनी भी चीजें क्रोमोसोम है ये अपने आप को डुप्लीकेट करेगा। यही क्रोमोसोम जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी एज इट इज कॉपी बनेगी, एज इट इज कॉपी बनेगी और ये क्रोमोसोम बन जाएगा। अच्छा, अब अगर एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में आता है कि ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये भी एक क्रोमोसोम है, पर दोनों में डिफरेंस तो है।
इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम एक ही है, ये क्रोमेटिड्स दो हैं, ठीक। इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम एक ही है। अब इसमें जितने भी सेल हैं ये सब के सब क्या करेंगे, खुद को रिप्लिकेट करेंगे, ठीक है। एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी बनेगी इनमें। अगर हमारे पास 4 सेल्स हैं, ये 26, हमने तो 26 ड्रॉ नहीं किया ना, हमारे पास इतनी स्पेस है, हमने 4 ड्रॉ किए तो 4 इस तरह से हो जाएंगे। 10 हो गए न्यूक्लियस क्या नाम है क्रोमोसोम, तो 10 इसको अपने आप को इस तरह से कर देंगे। 20 होंगे तो 20 कर देंगे। लाइक 46 क्रोमोसोम होते हैं तो 46 क्रोमोसोम खुद को इस तरह करेंगे। हम सिर्फ समझने के लिए 4 कर रहे हैं, ठीक है। सो अपने आप को रिप्लिकेट करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक। प्रोफेज में अब हमारा, अच्छा इसके बाद हमारे पास होगा क्या, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डिसअपियर होना स्टार्ट होगी और एक पॉइंट आएगा जब ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगी, न्यूक्लियर मटेरियल भी खत्म हो जाएगा, ठीक। न्यूक्लियस के अंदर जो ये सब चीजें क्या, सिर्फ अब न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल किस तरह हो जाएगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। इसके अंदर सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब कुछ डिसअपियर हुई और ये सेल में क्रोमोसोम बच गए, सिर्फ क्रोमोसोम बच गए, क्रोमोसोम्स बच गए, क्रोमोसोम्स बच गए, ठीक है। और क्रोमोसोम्स के अलावा यहाँ पर जो सेंट्रियोल है ये रह जाएगा, सेंट्रियोल बच जाएगा, ठीक। सो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियोलस भी खत्म हो जाएगा पहले स्टेज में, प्रोफेज में, और ये भी प्रोफेज ही चल रहा है। इसके बाद ये सेंट्रियोल में से 3 डिफरेंट तरह के थ्रेड्स निकलेंगे। एक ना ये छोटे छोटे से थ्रेड्स होंगे, ठीक, ये छोटे छोटे से थ्रेड्स होंगे, इसको हम कहते हैं एस्ट्रल या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी, माइक्रो एस्ट्रल या एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। 8 थ्रेड्स होंगे छोटे छोटे से। फिर सेकंड इसमें जो थ्रेड आएंगे वो होंगे, यहां से आएंगे और यहां से भी आएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। और इसको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और थर्ड टाइप के जो थ्रेड्स होंगे ना वो इसमें से आएंगे, आपस में मिलेंगे नहीं। ये जो क्रोमोसोम है ना इसके सेंटर में कौन है, सेंट्रोमियर, ठीक। सेंट्रोमियर पे एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन होते हैं, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्रोटीन होते हैं। ये तीसरी किस्म के जो थ्रेड्स है ना, ये फाइबर्स, थर्ड किस टाइप के जो थ्रेड्स है, फाइबर्स है, ये क्या करेंगे, ये इस काइनेटोकोर में से होते हुए गुजरेंगे, ठीक है, सेंट्रोमियर में से होते हुए गुजरेंगे। ये क्रोमोसोम को तो होल्ड करेंगे लेकिन कहां से पास होंगे, काइनेटोकोर में से, ठीक। तो ये जो तीसरे किस्म के जो निकलेंगे थ्रेड वो इस तरह से होते हुए, इस तरह से होते हुए, इसके सेंटर से होते हुए गुजरेंगे, ठीक। यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रोफेज कंप्लीट, ठीक। यहाँ तक हमारा प्रोफेज। 3 तरह के थ्रेड्स हैं, ठीक। पहले क्या होगा, क्रोमेटिन मटेरियल जो है जिसे हमने कहा वो कंडेंस होगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होगी और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ नहीं है। फिर क्या होगा, माइटोटिक एपरेटस इज फॉर्म। माइटोटिक एपरेटस इज फॉर्म का मतलब ये जो 3 तरह के थ्रेड्स है ना इसी को माइटोटिक एपरेटस कहते हैं। पहले हमारे पास क्या थे, एस्ट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल, ठीक। उसके बाद कहां से ये एस्ट्रल्स निकल रहे हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे हैं ना, सेंट्रियोल। और तीसरा ये जो दोनों थ्रेड्स हैं इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक। तो इन तीनों को कहा जाता है माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस अपीयर होता है, पहले नहीं था, बाद में अपीयर हुआ। तो प्रोफेज में क्या होगा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर होगा तो उसके बाद माइटोटिक एपरेटस अपीयर होगा। ये जो थ्रेड लाइक ये फाइबर्स हैं ये अपीयर होंगे, ठीक है। 3 तरह के फाइबर्स हैं, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो कि छोटे छोटे से हैं,
फिर उसके बाद कहाँ से फाइबर्स निकल रहे हैं, सेंट्रियोल से निकल रहे हैं। उसके बाद ये जो फाइबर्स है जैसे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और उसके अलावा ये काइनेटोकोर, इस जो से गुजर रहा है इस थ्रेड को कहते हैं, इसको कहते हैं काइनेटोकोर, माइक्रोट्यूब्यूल, और इनको मिलाकर कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक, यहाँ हमारा प्रोफेज कंप्लीट हो गया। अब हमारा आएगा सेकंड स्टेज जिसको कहते हैं मेटाफेज। ठीक है, मैं इसे रब कर रही हूँ। सेकंड स्टेज हमारे पास है, ये है मेटाफेज। ओके क्लास, अब मेटाफेज में क्या होगा, यही वाला जो सेल है ना, इस सेल को हम ड्रॉ अगर करें, ये सेल है। ठीक, मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पर क्रोमोसोम बिखरे हुए थे। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम जो है ये इस तरह से अरेंज करेंगे खुद को, एक लाइन से अपने आप को बिल्कुल सेंटर में लेकर आ जाएंगे। ठीक, सो ये मेटाफेज में अपने आप को बिल्कुल सेंटर में बीच में एक तरह से एक तरीके से अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद जो सेंट्रियोल है इससे जो फाइबर निकल रहे थे ये इसको इस तरह से करके यहां से होता हुआ गुजरेंगे। ये फाइबर्स इस तरह से, मेटाफेज में और कोई काम नहीं होगा, बस मेटाफेज इतना छोटा सा है। मेटाफेज में क्या हुआ, ये क्रोमोसोम जो बिखरे हुए थे इन्होंने खुद को अरेंज किया, सेंटर में आए। ठीक है, और इसको कहा जाता है इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट इज फॉर्म्ड हो जाएगा। मेटाफेज में क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेट एक बनती है, यानी कि इक्वेटर क्या होता है, अर्थ के सेंटर में होता है ना, सो इक्वेटोरियल प्लेट इसको कहा जाता है कि मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, यानी कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम खुद को अरेंज करके सेंटर में आ जाते हैं। मेटाफेज में बस इतना सा काम होता है। अब इसके बाद थर्ड स्टेज आती है एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में क्या होता है, ये सेल था, इस सेल, अच्छा इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये सेल है और यहाँ पर सेंट्रियोल्स हैं। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो क्रोमेट फाइबर्स है ये इधर से क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे और ये वाले इस तरफ अपनी तरफ खींचेंगे। क्रोमोसोम जो है सेपरेट होगा। ठीक, एनाफेज में क्रोमोसोम सेपरेट होगा। अब ये क्रोमोसोम सेपरेट कैसे होगा, इसलिए कुछ इस तरह से होगा। ये क्रोमोसोम इस तरह से करके सेपरेट होगा और ये क्रोमोसोम इस तरह से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट हो जाएगा। ये क्रोमोसोम नहीं, बेसिकली क्रोमेटेड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, दो पेयर में डिवाइड हो जाएंगे। सो एनाफेज थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है। इसमें क्या होगा, ये अपनी तरफ टच करेगा और क्रोमेटेड सेपरेट हो जाएंगे। इसके बाद लास्ट स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं टीलोफेज। ठीक है, सो टीलोफेज में क्या होगा, फोर्थ स्टेज है टीलोफेज। टीलोफेज क्या करेगा, टीलोफेज में होगा कि ये जो क्रोमेटिड्स है 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए। ठीक, अब ये क्रोमेटिड्स जो है 4 इधर है, 4 इस साइड पे है। टीलोफेज प्रोफेज का बिल्कुल ऑपोजिट है। ठीक है, प्रोफेज में जो जो चीजें हुई थी टीलोफेज में उसके ऑपोजिट होगा। प्रोफेज में क्या होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ था, टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाएगी। ठीक, टीलोफेज में क्या हुआ था, क्रोमेटिड्स कंडेंस हुए थे, सॉरी प्रोफेज में, टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमेटिन दोबारा से रिकनेक्ट हो जाएंगे, दोबारा से थ्रेड टाइप के बन जाएंगे। टीलोफेज में क्या हुआ था, सेंट्रोमियर अपीयर हुआ था, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है स्पिंडल फाइबर्स अपीयर हुए थे।
इसमें स्पिंडल फाइबर्स हटना शुरू हो जाएंगे। तो प्रोफेज और टेलोफेज एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो सारा काम प्रोफेज में हुआ टेलोफेज में उसके ऑपोजिट होगा। अब हमारे पास दो न्यूक्लियस आ गए, यहाँ पर हमारा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया, यानी कि पहला जो स्टेज है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब हम सेकंड स्टेज बनाएंगे जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल डिवाइड होगा बेसिकली, ठीक। सो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, इसके लिए मैं इसको अगर रेस कर दूं, मैं इस तरफ के पार्ट को रेस कर दूं, ओके। अब इसके बाद हमारी बी स्टेज आएगी, सेकंड स्टेज है जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसमें क्या होगा, टेलोफेज में हमारे पास क्या हो गया, एक सेल दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया। ये सेल के पास दो न्यूक्लियस आ गए, दो न्यूक्लियस आ गए। इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है, इस सेल के इसके अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इधर देखो, न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो सेल है इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन में दो स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इसका नाम होता है एक्टिन और मायोसिन, ठीक है, एक्टिन और मायोसिन। ये दो तरह के, ये दो स्पेशल प्रोटीन होते हैं। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी कि ये हमारे मसल्स में भी होते हैं, तो ये रबड़ की तरह बेंड होते हैं, ठीक। सो ये इसमें सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। जब न्यूक्लियस दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर जो एस्ट्रोइड्स थे ना, छोटे छोटे थ्रेड थे, ये इसको सेल मेम्ब्रेन पे जो एक्टिन और मायोसिन ये प्रोटीन है, इनको मैसेज देते हैं कि सेल डिवाइड हो गया। जब ये सेल डिवीजन का इनको साइन मिल जाता है कि न्यूक्लियस की डिवीजन का, कि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, तब क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ से खुद को बेंड करना शुरू करता है, ये खुद को बेंड करना शुरू कर देते हैं, खुद को बेंड करता है। और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये थोड़ा और बेंड करता है खुद को, ये थोड़ा और बेंड करता है, और एक पॉइंट आता है जब दोनों के दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक। सो इसको क्या कहते हैं, जब ये अपने आप को बेंड कर रहा होता है तो क्लेवेज फ्यूरो, क्लेवेज फ्यूरो, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता बेंड करते करते ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है। एक्चुअल में ऐसे सेल्स नहीं होते, गोल होते। ये मैं अगर ड्रॉ करूं यहाँ पर, ये सेल जो है ये इस तरह से दो नए सेल बन जाते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और क्रोमोसोम। पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे, 4 थे। अब ये जो डॉटर सेल बना इसमें भी 4 क्रोमोसोम्स हैं। तो पेरेंट सेल था जिसमें 4 क्रोमोसोम्स थे, और जब न्यू डॉटर सेल्स बने उनमें भी 4 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। इसी तरह से हमारा सेल डिवीजन माइटोसिस कंप्लीट होता है कि माइटोसिस, अच्छा, माइटोसिस का प्रोसेस, एक सेल दो में डिवाइड हुआ और जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स आए। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस। माइटोसिस का प्रोसेस होता क्यों है, माइटोसिस सेल डिवीजन है, लेकिन ये स्पेशल सेल डिवीजन है। इस सेल डिवीजन के लिए में होता क्या, मतलब ये सेल डिवीजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ के लिए और हीलिंग के लिए। वेरी गुड। हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है और हीलिंग होती है, ठीक है, तो वो दोनों के दोनों माइटोसिस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो आज का टॉपिक यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा क्लास, इसको हम 3 तरीकों से पढ़ सकते हैं। ओके, क्वाइट। इसे हम 3 डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे। एक तो पहले मैंने आपको, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट स्टेजेस आते हैं तो डायग्राम्स बनती है, ये सब चीजें। आज मैंने आपको थ्योरेटिकली, मतलब कि आपको डायग्राम्स के थ्रू भी लेकिन समझाने की कोशिश की। कल हम इसी को मल्टीमीडिया में देखेंगे, ठीक है। इसी को हम देखेंगे एक्चुअल में सेल कैसे डिवाइड हो रहा है। ये तो हमने वैसे ही देख लिया ना, वर्बली डायग्राम्स बना दिया, वर्बली हमने पढ़ लिया, लेकिन कल हम इसे देखेंगे असल में सेल डिवाइड कैसे होता है हमारी बॉडी में। और तीसरा फिर इसका मेथड होगा, प्रैक्टिकली हमें स्लाइड्स मिलेंगी
उसमें माइक्रोस्कोप में इसको अंडर माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करेंगे। सो 3 डिफरेंट मेथड से हम इसे पढ़ेंगे। ठीक, पहले हमने ये पूरा समझ लिया। अब जब आप इसको मल्टीमीडिया में देखोगे ना तो आपको फिर काफी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। जब आप उसको विजुअली देख लोगे, आपने समझ भी लिया, उसके बाद जब आप माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। माइक्रोस्कोप में फिर आप सही से समझ भी पाओगे। क्लियर? सो ये टॉपिक आपके लिए सिर्फ 9th या मैट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंटर लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसी वीडियो को इंटर में जाकर भी आप देखते हो ना तो भी आपके नंबर पूरे आएंगे। क्लियर?